अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ बोर्ड क्लियर है, कंफर्म कीजिए। शाबाश, कंफर्म कीजिए। आप सबको वॉइस मेरी आ रही है और बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है ना? वालेकुम अस्सलाम बच्चे। शाबाश, वेरी गुड। तो तैयार है सब लोग? लेकिन मुझे सभी के आंसर चाहिए। क्लास में जितने भी बच्चे हैं, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, सभी से मुझे जवाब आना चाहिए, ठीक है? और कॉपी कोई नहीं करेगा। और हर एक क्वेश्चन के लिए जो है एक लिमिट होगा। ज्यादा टाइम यहाँ पे दिया नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें हल करने हैं। एक यूनिट को हमें एक दिन कंप्लीट करना है, ठीक है? हाँ, तो चलिए। आप सब मुझे बताइए, जो जून में पेपर हुआ था यूजीसी नेट का, वो किस किस ने देखा है? शाबाश। जो यूजीसी नेट का पेपर 2024 में हुआ था, जून वाला, किस किस ने देखा है वो? जो ऑफलाइन मोड में हुआ था। और किसने देखा था? अगर आपने वो पेपर देखा होगा, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपको याद हो तो। चलिए, शुरू करते हैं। तो सभी मुझे जवाब देंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए, सबसे पहले आप मुझे जवाब दीजिए। जून वाला जो पेपर है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आप सभी मुझे बताइए। ज़ैल में 2 जुमरे सही है और 2 गलत है, इस तरह कोई क्वेश्चन बना था। ठीक है, 4 जुमरे दिए गए थे और चारों में बताना था, 2 सही थे और 2 गलत थे। लेकिन आपको जो 2 थे सही, वो चुनने थे, ठीक है? हाँ, बचता राय के बारे में भी था, उसको भी देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया था, जिस नज्म के हर बंद में 8 मिसरे हों, उसे मुसम्मन कहते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा पहले। क्या पूछा गया था? पहला जो स्टेटमेंट था वो क्या था? जो जुमरा था, जिस नज्म के हर बंद में 8 मिसरे हों, कितने? 8 मिसरे हों, उसे मुसम्मन कहते हैं। ठीक है, ये पहला जुमरा था। दूसरा साथ साथ लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर मुझे करेंगे। दूसरा जुमरा, 6 मिसरों के बंद वाली नज्म को मुखम्मस कहते हैं। 6 बंद वाली नज्म को क्या कहते हैं? और उसके बाद जो तीसरा जुमरा था वो क्या था? मुसम्मत नज्म की वो शक्ल है। मुसम्मत नज्म की वो शक्ल है जिसमें मुअतदद बन मौजूद हो, जिसमें मुअतदद बन मौजूद हो। और चौथा जो जुमरा था, वासोक्त वो सिन्फ सखन है जिसमें मदह की जाती है। वासोक्त वो सिन्फ सखन है जिसमें मदह की जाती है। तो बताइए मुझे, इन चारों मिसरों में से कौन सा सही होगा? शाबाश, सब लोग मुझे जवाब देंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आया। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना। कॉपी कोई नहीं करेगा। ए और सी, वेरी गुड। हाँ,
जिस नज़्म के हर बंद में 8 मिसरे हों उसे मुसम्मन कहते हैं। वेरी गुड। तो पहला ये ज़ुमरा था और तीसरा ज़ुमरा था मुसम्मत। नज़्म की वो शक्ल है जिसमें मुअतदल बंद मौजूद हो। और दूसरा जो मिसरा था, 6-6 मिसरों वाली बंद को मुखम्मस नहीं कहते हैं बल्कि क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं। मुखम्मस हम कहते हैं जिसमें 5 बंद, 5 मिसरे होते हैं। तो दूसरा गलत हो गया। चौथे में क्या बताया गया है? वास्तोक्त वो सिनफ़े सकन है जिसमें मदह की जाती है। वास्तोक्त में क्या किया जाता है? शाबाश, बताइए मुझे। ये भी गलत है, यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है इसका, सही जवाब दिया है इसका। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा मुझे 2 बार बताइए, 3 बार बताइए। मैं रिपीट करूँगी लेकिन ध्यान से आंसर करना। बताइए मुझे। वास्तोक्त जो सिनफ़ है, यहाँ पर बताया गया है उसमें मदह की जाती है। महबूब को जली कटी सुनाना। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही अच्छा। इतने डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही ईज़ी है, ठीक है? आप इनको गलत करेंगे तो बहुत ही अफ़सोस हो जाएगा मुझे। चलिए, तराइले सिन्फ़ है, क्वेश्चन पूछा गया था तराइले सिन्फ़ है, ये पीवाईक्यूज़ में आपको बता रही हूँ, ठीक है? तराइले सिन्फ़ है, ऑप्शन में बताया था पंजाबी, फ्रांसीसी, जापानी, अफ़गानी। तो बताइए मुझे क्या आएगा इसका आंसर? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, सब लोग जवाब देंगे मुझे। वेरी गुड। तो अगर हम बात करेंगे, 1 सेकंड, सब लोग जवाब दीजिए मुझे इस क्वेश्चन का। तराइले कैसी सिन्फ है? जापानी है, फ्रांसीसी है, पंजाबी है, अफगानी है? बताइए मुझे, क्योंकि पीवाईक्यू पेपर में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे जवाब दीजिए। वेरी गुड बच्चे। तो ऑप्शन में आप ध्यान देंगे, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप मुझे बताइए, हाइको जो है वो कैसी सिन्फ है? पंजाबी, जापानी, फ्रांसीसी, अफगानी? तो अगर तराइले हैं फ्रांसीसी, तो जो हाइको है वो क्या है? शाबाश, हाइको क्या है? जापानी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, दोनों जो है पीवाईक्यूज है, ठीक है? जून वाले पेपर में पूछे गए थे। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, मुझे इसका जवाब दीजिए आप सभी लोग। मुझे इसका जवाब आप सभी लोग दीजिए, मैं फिर भूल जाऊंगी इसको। आप लोग मुझे बताइए, जो तज़किरा है निकात शुअरा, किसका तज़किरा है? इसी के हवाले से मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। पहले मैं आसान से क्वेश्चन इसके हवाले से पूछूंगी, बाद में अपने क्वेश्चन पे मैं आ जाऊंगी, ठीक है? मीर तकी मीर का तज़किरा है जो कब लिखा गया था? शाबाश, इसकी इशाअत कब अमल में आई थी? वेरी गुड, 1752। उर्दू शरा का पहला तज़किरा है। वेरी गुड, फारसी में है ये लेकिन, ठीक है? इसको आप याद रखेंगे। निकात शुअरा की हम बात करते हैं, इसको किसने मुरतब किया था? ये मेरा क्वेश्चन था। जो निकात शुअरा तज़किरा है मीर तकी मीर का, इसको किसने मुरतब किया है? इसका मुझे आंसर कीजिए आप सभी लोग। शाबाश, निकात शुअरा तज़किरा जो है इसको किसने मुरतब किया है? शायद इसके अलावा भी इसको किसने मुरतब किया है? मौलवी अब्दुल हक के भी अलावा इसको किसी ने मुरतब किया है? अगर याद हो तो बताइए। निकात शुअरा को मौलवी अब्दुल हक के अलावा भी किसी ने मुरतब किया है? नाम याद है? वेरी गुड, बताइए। शाबाश, जवाब दीजिए।
शाबाश। तो आप मुझे कल इसका आंसर देंगे, ठीक है? आप सभी ने बताया ये भी सही है, मौलवी अब्दुल हक ने इसका, लेकिन याद रखेंगे आप, ठीक, मैं फिर से क्वेश्चन बताऊंगी, आप लोग लिख लीजिए। जो निकात शुरा है इसको किसने मुरत्तब किया है? मौलवी अब्दुल हक के अलावा शायद और किसी ने भी इसको मुरत्तब किया है, ठीक है? आप मुझे इसका आंसर करेंगे। चलिए, इसके बाद आप मुझे बताइए, रुबाई का वो कौन सा मिसरा होता है जो सबसे ज्यादा पुरअसर होता है, पुरजोर होता है? रुबाई का वो कौन सा मिसरा होता है? शाबाश, वेरी गुड। सब लोग मुझे आंसर करेंगे। शाबाश, गुड। तो रुबाई का वो कौन सा मिसरा है जो सबसे ज्यादा पुरअसर होता है, पुरजोर होता है? तो चौथा मिसरा होता है, रुबाई का वो चौथा मिसरा होता है। तो बताइए मुझे, रुबाई किस बहर में कही जाती है? रुबाई किस बहर में कही जाती है? शाबाश, वेरी गुड। इसके लिए एक बहर जो है मुकर्रर की गई थी, बहरे हजर जिसको हम बोलते हैं। वेरी गुड अदनान, सिंधिया, सोफिया, अब्दुल। लेकिन कॉपी कोई नहीं करेगा, ये आपका नुकसान हो जाएगा फिर आपके रियल एग्जाम के लिए। मैं मारूंगी नहीं, जितना आपको आता है उतना बता दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा था, पढ़ेंगे घर में, ठीक है? शाम को हम क्वेश्चंस करेंगे क्लास में, तो कॉपी कोई नहीं करेगा, ठीक है? तो बहरे हिजर जो है रुबाई के लिए मुकर्रर की गई थी, ठीक है? और इसी के साथ मुझे बताइए, रुबाई का इब्तदाई नाम क्या था? क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था, पूरा मुझे याद नहीं है, शायद प्रीवियस ईयर में 23 में शायद क्वेश्चन पूछा गया था, जून वाला ही शायद पेपर था, तो उसमें पूछा गया था रुबाई जो है उसका इब्तदाई नाम क्या था? बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। रुबाई का इब्तदाई नाम क्या था? शाबाश। दो बीती भी है, तराना भी है, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तराना आएगा ऑप्शन में तो आप तराना लगाएंगे, चार मिसरी आएगा तो चार मिसरी लगाएंगे, दो बीती, तराना, जो भी ऑप्शन में होगा आप लगाएंगे, ठीक है? कसी, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो रुबाई का इब्तदाई नाम था, वेरी गुड, शाबाश, तराना। ये सारे के सारे सारे नाम जो है रुबाई के इब्तदाई नाम थे, ठीक है? क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ सभी को? शाबाश, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? शाबाश। और इसी के साथ मुझे बताइए, जमालियाती रुबाइयाँ किसने कही है? जमालियाती रुबाइयाँ किसने कही है? ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो अनीस है, हाली है, ठीक है, अमजद हैदराबादी है, फिराक गोरखपुरी है। बताइए मुझे, जमालियाती रुबाइयाँ किसने कही है? वेरी गुड। फिराक की रुबाइयों का मजमुआ, उसका मुझे कोई नाम बता सकता है? रुबाइयों का मजमुआ जो फिराक गोरखपुरी का है। बच्चे वो तो खतूत का मजमुआ है, मन आनम, रूप है, रूप। वेरी गुड अब्दुल। मन आनम जो है ना अब्दुल, अदनान, वो खतूत का मजमुआ है, ठीक है? लेकिन रूप जो है रुबाइयों का मजमुआ है। वेरी गुड। तो कंफ्यूजन ऐसे होता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पहले, ठीक है? तो जो जमालियाती रुबाइयां है वो किसने कही है? तो फिराक गोरखपुरी ने कही है। इतना क्लियर हुआ? तो बस यही से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस यूनिट से। तो क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही बेसिक होते हैं इस यूनिट में अक्सर, ठीक है? तो बताइए मुझे आप सभी लोग, हाइको जो है, जो अभी आपने बताया हाइको जो जापानी सिन्फ है, उसमें कुल कितने जो है वो कितने मिसरों और सालिमों पर मुश्तमिल होती है? वो कितने मिसरों और सालिमों पर मुश्तमिल होती है हाइकू? यही बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे यहाँ से। हाइकू कुल कितने मिसरों और सालिमों पर मुश्तमिल होती है? हाइकू एक जापानी सिन्फ है, ठीक है?
अगर मुझे कोई बता सकता है हाइको हाइको को जामपानी में क्या कहते थे? हाइको को जामपानी में क्या कहते थे? जामपानी में बच्चा। वेरी गुड। हाइको को पहले जापानी में हाइकाई या हाइकिको ही बोला जाता था। वेरी गुड। इसके अलावा हाइको को क्या कहा जाता था? इसके अलावा हाइको को क्या कहा जाता था? हाइको कुल कितने मिसरों और सालिमों पर मुश्तमिल होती है? 3 मिसरों पर मुश्तमिल होती है और सालिमों बताइए मुझे। 3 एंड 17। वेरी गुड। हाइको जो है 3 मिसरों और 17 सालिमों पर मुश्तमिल होती है। 3 मिसरों और 17 सालिमों पर मुश्तमिल होती है। 5, 7 और 5। मैंने बताया भी था जब मैंने पढ़ाया था। 5, 7 और 5 हो गए 17। पढ़ाया था ना? जो 3 मिसरे होते हैं, 3 मिसरों पर ये मुश्तमिल होता है, तो पहले में 5 सालिम, दूसरे में 7, दूसरे मिसरे में, और तीसरे में फिर से 5, तो हो गए 17। याद है सभी को? पढ़ाया था ना मैंने? शाबाश। जिसको नहीं पता है, अभी भी कंफ्यूजन है, तो वो लिख लेगा, याद करेगा। शाबाश। तो हाइको जो है एक जापानी सिनफ है, जिसको जापानी में हिकोई या जो है हाइकाई बोला जाता था, और इसे सुंदर भी बोला जाता था। इसको सुंदर भी बोला जाता था। किसको? हाइको को। ठीक है। हाइको जो है 3 मिसरों और 17 सालिमों पर मुश्तमिल होती है। 3 मिसरे और 17 सालिमों पर मुश्तमिल होती है। 5, 7 और 5 आप इस तरह याद रखेंगे। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? कोई कंफ्यूजन मत है किसी क्वेश्चन में? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये सारे के सारे। बताइए मुझे, ज़ैल में किस सिनफ में काफिया नहीं होता? ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। ज़ैल में किस सिनफ में काफिया नहीं होता? गजल में, कसीदा में, हाइको में या कता में? बताइए। शाबाश। हाँ। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? ज़ैल में से किस सिनफ में काफिया नहीं होता? गजल, कसीदा, हाइको और कता। हाइको। वेरी गुड। हाइको में काफिया नहीं होता। ठीक है। वेरी गुड। शाबाश। कता। अब्दुल, कता में होता है बच्चे, ये क्यों आपने लिखा है? इसका जो सही आंसर है वो है हाइको। ठीक है। इसका सही आंसर हाइको है। ठीक है। अच्छा बताइए मुझे, किस नज्म में शहरों की बदहाली, शहरों की बदनज़मी और बर्बादी का जिक्र किया जाता है? ठीक है। उस सिनफ को क्या कहते हैं? किस सिनफ में शहरों की बदनज़मी, बदहाली, तबाही, बर्बादी का जिक्र होता है, उसे क्या कहते हैं? शाबाश।
क्योंकि अभी अभी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, 4 जुमरे दिए गए थे और उसमें बताया गया था वासोक्त जो है उसमें मदह की जाती है, ठीक है, जबकि वो जुमरा क्या था, गलत था। अगर हम बात करेंगे शहर आशोक की, सॉरी वो वासोक्त मैंने बता दिया, शहर आशोक की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर जो है शहरों की बदहाली, शहरों की बदनजमी, ठीक है, बर्बादी का जिक्र होता है, उसको हम शहर आशोक कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो बताइए मुझे, वो कौन सी नज्म होती है जिसके हर मिसरे के आखिर में कुछ मौजू लफ्ज बढ़ा दिए जाए, उसे क्या कहते हैं? वो नज्म जिसके हर मिसरे के आखिर में कुछ मौजू लफ्ज बढ़ा दिए जाएं, उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, सब लोग मुझे आंसर करेंगे। मुस्तज़ाद। मुस्तज़ाद की कितनी किस्में हैं? मुस्तज़ाद की जो किस्में हैं उनके हवाले से एग्जाम में एक दफा क्वेश्चन बना था। मुस्तज़ाद की कितनी किस्में हैं, यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना था। मुस्तज़ाद आरिज और लाजिम, ठीक है, मुस्तज़ाद आरिज और लाजिम। तो बताइए मुझे तरजीह बंद किसे कहते हैं? तरजीह बंद किसे कहते हैं? शाबाश। तरजीह बंद किसे कहते हैं? मैंने पढ़ाया था, तरजीह बंद किसे कहते हैं, तरकीब बंद किसे कहते हैं, तजमीन किसे है कहते हैं, ठीक है। शाबाश, सब लोग मुझे आंसर करेंगे इसका। चलिए मैं ऑप्शन दे देती हूँ, ठीक है। तरजीह बंद किसे कहते हैं, किसे जो है कहते हैं? ऑप्शन देती हूँ मैं। पहला, वो नज्म जो बंदों में तकसीम हो, वो नज्म जो बंदों में तकसीम हो। दूसरा, वो नज्म जिसके अशार बराबर हों। तीसरा, वो नज्म जिसके शेर छोटे बड़े हों। चौथा, वो नज्म जिसके हर बंद के आखिर में एक शेर की तकरार हो। वो नज्म जिसके हर बंद के आखिर में एक शेर की तकरार हो। बराबर होते हैं। क्या हो गया सोफिया आपका? अदनान ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। पहले ही अदनान ने इसका सही जवाब दिया था, बाकी सबका यहाँ पे कंफ्यूजन है। वो नज्म जिसके हर बंद के आखिर में एक शेर की क्या हो, तकरार हो, उसको हम तरजीह बंद कहते हैं। आप नोट करेंगे इन पॉइंट्स को और रिवाइज करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? और जैल में वो कौन सी हैयत है, क्वेश्चन बताती हूँ मैं, ठीक है। जैल में से कौन 8 मुख्तलिफ हैयतों का मजमूई नाम है? ये PYQ है। जैल में से कौन 8 मुख्तलिफ हैयतों का मजमूई नाम है? ऑप्शन नंबर ए मुसब्बा, ऑप्शन नंबर बी मुसम्मन, सी मुअश्शर, डी मुसम्मत। वेरी गुड अदनान, वेरी गुड। क्योंकि कुछ बच्चे जो है, जब एग्जाम में क्वेश्चन एक आया था ये, तो ऑप्शन में मुसम्मन भी था। कुछ बच्चों को लगा था 8 मिसरे हैं तो मुसम्मन लगा दिया था कुछ बच्चों ने, जबकि वो गलत था। यहाँ पर बताया गया था 8 मुख्तलिफ हैयतों का मजमूई नाम, तो 8 मुख्तलिफ हैयतों का जो मजमूई नाम है मुसम्मत है, मुसम्मन नहीं है अब्दुल। ये मजमूई नाम है 8 मुख्तलिफ हैयतों का, उसको हम मुसम्मत कहते हैं। मुसम्मन यहाँ पे नहीं आएगा, मुसम्मत आएगा। वेरी गुड। कंफ्यूज हो रहे हैं आप सब। ये मजमूई नाम है, 8 मिसरों का मजमूई नाम, उसको हम मुसम्मत कहते हैं। वेरी गुड। 8 मिसरों वाली बंद को हम मुसम्मन कहते हैं। मजमूई नाम जहां पर आएगा 8 मिसरों वाली, जो उसको मजमूई नाम उसका क्या होता है, तो मुसम्मत होता है, ठीक है। वेरी गुड।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कभी कभी पता हो के भी गलत करते हैं। 8 मुख्तलिफ हयतों का मजमुई नाम जो होता है मुसम्मत होता है। ठीक है, तो बताइए मुझे मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं? मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं? वेरी गुड। तो 5 मिसरों वाली बंद को हम मुखम्मस कहते हैं, तो कोई मुझे बता सकता है मुअश्शर में कितने मिसरे होते हैं? मुअश्शर में कितने मिसरे होते हैं? वेरी गुड, शाबाश। शाबाश। वेरी गुड। हाँ, तो मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं। ठीक है, तो मजमुई नाम जो होता है 8 मिसरों का वो होता है, क्या होता है शाबाश? मुसम्मत होता है। और मुअश्शर में 10 मिसरे होते हैं। मुअश्शर में 10 मिसरे होते हैं। किसकी डेफिनेशन लिखनी है बच्चे? संध्या, डेफिनेशन किसकी लिखनी है? भाई हायते जो है इनको आप बस इतना याद रखना है, किसमें कितने मिसरे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मुसद्दस में 6 मिसरे हैं, मुखम्मस में 5 मिसरे हैं, मुअश्शर में 10 मिसरे हैं। ठीक है, मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं। ठीक है, मुरब्बा में 4 मिसरे होते हैं। बस इसको इतना ही आपको याद रखना है, किसमें कितने मिसरे होते हैं। हाँ, एक हैयत है। ठीक है, तो बताइए मुझे गजल की हर शेर पर मजीद 3-3 मिसरे लगाना इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है? तज़मीन कहलाता है, तरकीब बंद कहलाता है, तखमीस कहलाता है, शहर आशोक कहलाता है। बताइए। शाबाश, बताओ जवाब दीजिए। गजल के हर शेर पर मजीद 3-3 मिसरे लगाना, 3-3 मिसरे लगाना इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है? पढ़ाया था मैंने। वेरी गुड, जवाब देंगे सभी मुझे। शाबाश। एक मैंने बताया था मिसरे पर मिसरे लगाना या शेर पर शेर लगाना, तो एक मैंने बताया था, ठीक है, मजीद 3-3 मिसरे लगाना या 3-3 शेर लगाना। बताइए मुझे। तजमीन नहीं आएगा बच्चे, सब तीनों ने गलत आंसर दिया है। तजमीन और तखमीस दो अलग अलग है। तखमीस और, ठीक है, तजमीन दोनों क्या है? अलग अलग है, मैंने पढ़ाया भी था। तो तजमीन जो है मिसरे पर मिसरे लगाना, किसी इनके मिसरे पर मिसरा लगाना या अपने मिसरे पर एक मिसरा लगाना या शेर लगाना, उसको हम तजमीन कहते हैं। शेर होगा तो शेर लगाएंगे, मिसरा होगा तो मिसरा लगाएंगे, उसको हम तजमीन कहेंगे। लेकिन तखमीस किसको कहते हैं? तखमीस किसको कहते हैं? शाबाश। शेर पर मजीद 3-3 शेर लगाना, शेर पर मजीद 3-3 शेर लगाना या मजीद 3-3 मिसरे लगाना, शेर पर 3 मिसरे लगाना और मिसरे पर 3 मिसरे लगाना, तो यहाँ पर इसका आंसर तखमीस आ जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? तखमीस आएगा। आप इसको क्लियर कीजिए, तखमीस और तजमीन को। तजमीन पर क्या है? मिसरे पर मिसरे मिसरा लगाना या शेर पर शेर लगाना। लेकिन इसमें क्या है? हर शेर पर मजीद 3-3 मिसरे लगाना, ठीक है, या
शहर लगाना, उसको हम तखमीस कहते हैं। डिफरेंस समझ में आया? इसको अभी क्लियर कीजिए, इसमें कंफ्यूजन आपको हो रहा है। शाबाश। तखमीस और तजमीन। तखमीस और तजमीन, बताइए मुझे क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में अब? तखमीस और तजमीन में क्या डिफरेंस है अब? शाबाश बच्चे, बताइए मुझे, जवाब दीजिए। तजमीन जो है, ठीक है, किसी दूसरे शायर के मिसरे पर, किसी दूसरे शायर के मिसरे पर या अपने पर, अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे पर शेर लगाना या मिसरा लगाना, उसको हम तजमीन कहते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पर ये तीन तीन जो है इसकी बात आएगी, चाहे वो तीन तीन शेर हो, चाहे वो तीन तीन मिसरे हो, ठीक है, उसको हम तखमीस कहते हैं। मिसरे पर मिसरे मिसरा लगाना या शेर पर शेर लगाना, उसको तजमीन कहेंगे। और मजीद शेर पर तीन तीन मिसरे लगाना, उसको हम क्या कहेंगे? तखमीस कहेंगे। वेरी गुड अदनान। मुखम्मस, अगर एक शेर है उस पर हम तीन मिसरे और लगाएंगे तो मुखम्मस की हैत बन जाएगी, तो उसको हम तखमीस बोलेंगे। हम शेर पर तीन मिसरे लगाना, मुखम्मस बनना। वेरी गुड, मुखम्मस ही बताया ना आप? हाँ बच्चे, मुखम्मस है। तो अगर एक शेर पर हम तीन मिसरे लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वो मुखम्मस ही बन जाएगा, क्योंकि पांच मिसरों वाली बंद बन जाएगी वो, तो उसको हम मुखम्मस ही बोलेंगे। ठीक है। मजीद शेर पर तीन तीन मिसरे लगाना, उसको हम तखमीस कहेंगे। और तजमीन कहेंगे शेर पर शेर लगाना या मिसरे पर मिसरा लगाना। समझ में आया? बस इतना याद रखिए तो कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपने बताया मुस्तज़ाद जो है इजाफा करना या ज्यादा करना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे। और इसकी दो किस्में होती हैं, इसकी दो टाइप्स होती हैं, मुस्तज़ाद आरिज और लाजिम। ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आरिज और लाजिम इसकी दो किस्में हैं। ठीक है। और बताइए मुझे, जिसके अभी क्वेश्चन पूछा गया था वासोक, जो एक क्वेश्चन पूछा गया था एक स्टेटमेंट के हवाले से कि वासोक जो है उसमें मदाह की जाती है, जबकि ये गलत था। वासोक हम उस नज्म को कहते हैं जिसमें महबूब का जली कटी सुनाई जाती है। ठीक है, जिसमें वो महबूब को जली कटी सुनाई जाती है, उसको हम वासोक्त कहते हैं। ये सिन्फ, उन सिन्फों को आपको जो है रटना है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएंगी तो फिर कोई मसला नहीं है। तो बताइए मुझे, मुरब्बा में कितने मिसरे होते हैं? मुरब्बा में कितने मिसरे होते हैं? शाबाश, वेरी गुड। मुरब्बा में चार मिसरे होते हैं। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। बताइए मुझे, पठान राग किसको कहा जाता है? पठान राग किसको कहा जाता है? पठान राग किसको कहा जाता है? चहर बैत को। वेरी गुड, चहर बैत को पठान राग कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एक रिसालों के हवाले से, कल भी मैंने बताया था। साकी, साकी जो रिसाला है वो किसका रिसाला है? ठीक है, वो शाहिद अहमद दहलवी का रिसाला है। तो बताइए मुझे, शाहिद अहमद दहलवी का जो रिसाला था उसको कब से निकलना जो है वो कब से निकलना जारी, कब से जारी किया गया था और कहाँ से उसको जारी किया गया था? शाबाश, साकी। वेरी गुड। ये मुझे इसलिए यहाँ पर याद आ गया क्योंकि हम हाइकू के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रहे थे,
क्योंकि उस दिन मैंने आपको बताया था, ठीक है, जापानी शायरी की सिन्फ यानी कि हाइकू से उर्दू अदब को सबसे पहले जो है किस रिसाले के ज़रिए उसको मुतारफ़ कराया गया था? तो शाहिद अहमद दहलवी के रिसाले साकी से जो है उसको सबसे पहले तारुफ़ कराया गया था 1936 ईस्वी में, ठीक है? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला साकी जो है शाहिद अहमद दहलवी का रिसाला है, ठीक है? तो ये कहाँ से निकलना शुरू हुआ था? दहली से निकलना शुरू, दहली से या कराची से? दहली से या कराची से बताइए? दहली है, कराची है? शाबाश! चलिए, वेरी गुड। भला बताइए मुझे सलासी में कितने मिसरे होते हैं? सलासी में कितने मिसरे होते हैं? शाबाश! सलासी में कितने मिसरे होते हैं? 3 मिसरे होते हैं, वेरी गुड। सलासी में 3 मिसरे होते हैं। तो बताइए मुझे उर्दू के पहले तराइली निगार कौन थे? उर्दू के पहले तराइली निगार कौन थे? उर्दू के पहले तराइली निगार कौन थे? शाबाश! अता मोहम्मद शॉला। उर्दू के पहले तराइले निगार थे अता मोहम्मद शॉला, इन्होंने सबसे पहले तराइले लिखा है, ठीक है? और अगर हम बात करेंगे उर्दू में सबसे पहला तराइले निगार अता मोहम्मद शॉला है, जिसके जिसने जो है जिसके तराइले 1946 के अवाइल में नया दौर बेंगलोर में शाया हुए थे। ये नया दौर जो है किसका रिसाला है? शाबाश बताइए। नया दौर जो है किसका रिसाला है? जो कि बेंगलोर से निकलता था, जो कि बेंगलोर से निकलता था। शाबाश! साकी आप याद रखेंगे जापानी सिन्फ के हवाले से, ठीक है? वो मैंने आपको बताया था, आप याद रखेंगे। और नया दौर जो है जो बेंगलोर से शाया हुआ था। हाँ, कल ही बताया था। पूरा नाम बताइए। समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या लिख रहे हैं? जवाब दीजिए मुझे, ये नया दौर जो है कि बेंगलोर से निकलता था किसका रिसाला है? शाबाश! और तराइले निगार जो उर्दू के पहले तराइले निगार है वो है अता मोहम्मद शोला, ठीक है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है? शाबाश! तो बताइए मुझे वासोख्त के मौजिद कौन थे? वासोख्त के मौजिद कौन थे? अहम क्वेश्चन है ये। वासोख्त के मौजिद कौन थे? तो अगर हम देखेंगे वासोख्त जो है शुबली के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो वासोख्त के जो मौजिद है वहशी यज़दी है। वहशी यज़दी है वासुक के मौजिद। लेकिन अगर हम बात करेंगे आज़ाद के मुताबिक जो है वासुक का मौजिद कौन था? तो मीर तकी मीर था, ठीक है? आप याद रखेंगे जो शुबली के मुताबिक है वो है वहशी यज़दी। अगर हम बात करेंगे आज़ाद के जो है इनके मुताबिक कौन था तो वो था मीर तकी मीर। दोनों को आप याद रखेंगे। एग्ज़ाम में कोई भी
बन सकता है। अगर एग्ज़ाम में जो है ऑप्शन दिए जाएँगे, मीर तकी मीर होगा तो मीर तकी मीर लगाएँगे, वहशी अतरी होगा तो उसी को लगाएँगे। अगर ऑप्शन में दिया जाएगा जो है शुबली के मुताबिक कौन था या आज़ाद के मुताबिक कौन था तो आपको पता ही है। लेकिन अगर ऐसे ही एग्ज़ाम में जो है ऐसे ही पूछा गया था, वासोक का मौजूद कौन है? तो दोनों में ऑप्शन ज़रूर एक होगा, आप लगा लेंगे, ठीक है? लेकिन इसको याद आप अच्छे से रखेंगे, गलती नहीं करनी है। बताइए रेख्ती का मौजूद किसको माना जाता है? रेख्ती का मौजूद किसे माना जाता है? हाशमी बेजापुरी। सब लोग जवाब दीजिए। हाशमी बेजापुरी। हाँ बच्चे, आज़ाद के मुताबिक थे सादत यार खान रंगीन, लेकिन जो अहम है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके हवाले से बनता है क्वेश्चन, वो है हाशमी बेजापुरी। और अगर एग्ज़ाम में बनेगा कि आज़ाद के मुताबिक कौन था, वैसे ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लगाएँगे सादत यार खान रंगीन थे और ऐसे ही बताया जाएगा रेख्ती का मौजूद किसे करार दिया गया है, तो हाशमी बेजापुरी को, ठीक है? वेरी गुड। तो रेख्ती जो सिनफ़ है, शाबाश, से क्या मुराद है? रेख्ती सिनफ़, रेख्ती, शाबाश, औरतों के जज़्बात का इज़हार खुद औरतों की ज़ुबान में, वेरी गुड, औरतों के जज़्बात, वेरी गुड। बस यहाँ पे याद क्लियर होना चाहिए आपको तो बस, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। हाँ, औरतों की ज़ुबान में औरत के जज़्बात का इज़हार करना, वेरी गुड। तो आप सभी मुझे बताइए, उर्दू का पहला शहर-ए-आशूब लिखने वाला कौन था? और शहर-ए-आशूब का क्या नाम था? उर्दू का पहला शहर-ए-आशूब लिखने वाला कौन था? और शहर-ए-आशूब का नाम? शाबाश, जाफ़र ज़टली है और इनका जो जो सॉरी, जो इनका है शहर-ए-आशूब है, नौकरीनामा, नौकरीनामा, वेरी गुड। वेरी गुड। तो बताइए मुझे, इसके बाद आप मुझे बताइए, बम्बई से भोपाल तक किसका रिपोर्ताज है? शाबाश, वेरी गुड अदनान, वेरी गुड सोफिया, वेरी गुड सिंधिया। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक बार 2 क्वेश्चन बने थे, शायद जून में ही। तो बम्बई से भोपाल तक जो रिपोर्ताज है, वो अस्मत चुगताई का है। 1952 आप लिख के रखेंगे, ठीक है? 1952 मैंने आपको लिखवाया भी था ये शायद, ठीक है? और इसी के साथ आप मुझे बताइए, यहाँ से वहाँ तक ये किसका रिपोर्ताज है? यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक। ऑप्शन है कृष्ण चंद्र है, सज्जाद ज़हीर है, इस्मत चुगताई है और कुरतुल हैदर है।
वेरी गुड। तो इस्मत चुगताई का है 1976। तो पहले इनका है बम्बई से भोपाल तक 1952। उसके बाद जो इनका दूसरा रिपोर्टाज है वो है 1976, यहाँ से वहां तक। क्योंकि यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना है बम्बई से भोपाल तक, तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी ये भी पूछा ही जाएगा, यहाँ से वहां तक किसका रिपोर्टाज है। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे, मैंने आपको लिखवाया भी है शायद ये। तो इसके बाद आप मुझे बताएंगे सितंबर का चांद, क्योंकि ये जो है 2 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, 2 बार रिपीट हुए हैं, तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको याद रख लेंगे। सितंबर का चांद किसका रिपोर्टाज है? सितंबर का चांद। कुर्रतुल ऐन हैदर। वेरी गुड, शाबाश। तो इसी के साथ आप मुझे बताइए, जब सुबह होती है, ये किसका रिपोर्टाज है? जब सुबह होती है, जब सुबह होती है किसका रिपोर्टाज है? शाबाश। कृष्ण चंद्र का है, ठीक है। और कृष्ण चंद्र का और एक रिपोर्टाज है पौधे 1945, जो कितने अबवाबों पर मुश्तमिल है? तो 9 अबवाब है इसके। ठीक है, पौधे 1945, ये कृष्ण चंद्र का एक रिपोर्टाज है। इसके साथ साथ इनका दूसरा रिपोर्टाज है जब सुबह होती है। ठीक है, और इसके अंदर 9 अबवाब है। क्लियर हुआ? तो बताइए मुझे, यादें किसका रिपोर्टाज है? यादें किसका रिपोर्टाज है? तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप तरतीब के साथ इसको लगाएंगे। अगर इस बार एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम बना लेकिन तरतीब के साथ लिखना होगा, तो आप क्या लगाएंगे? शाबाश। सजा दही का यादें लिख दिया जाएगा, कृष्ण चंद्र का पौधे दिया जाएगा, अस्मत चुगताई का बम्बई से भोपाल तक दिया जाएगा, कुर्रतुल ऐन हैदर का सितंबर का चांद दिया जाएगा। तो बताइए मुझे, आप तरतीब के साथ इसको कैसे लगाएंगे? शाबाश, वेरी गुड। सज्जा जहीर यादें 1940। शाबाश, शाबाश, सज्जा जहीर, कृष्ण चंद्र और अस्मत। सज्जा जहीर का 1940, कृष्ण चंद्र का 1945, और इसमें चुगताई का बम्बई से भोपाल तक 1952। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको पता है एनटीए का जो पैटर्न है वो थोड़ा दिन ब दिन थोड़ा सा चेंज होता जाता है। ठीक है, आप भी उसी तरह थोड़ी अपनी तैयारी कर लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना है आपको। तो बताइए मुझे, दिल्ली की बबता किसका सफरनामा, सॉरी, रिपोर्टाज है? दिल्ली की बबता किसका रिपोर्टाज है? लिखवाया है मैंने। वेरी गुड। सितंबर का चांद किसी ने बताया, 2002, इसका मुझे याद नहीं था। शाबाश। अरे भाई, क्या ये क्लियर है? श्योर हैं आप? सितंबर का चांद, वेरी गुड। तो लिख लीजिए आप, पॉइंट डाउन इसको भी कर लीजिए, मुझे याद नहीं था ये। तो अरीबा ने बता दिया, वेरी गुड। आप लोग इसको पॉइंट डाउन करेंगे। 2002। तो सज्जा जहीर 1940 यादें, कृष्ण चंद्र जो है पौधे 1942। इसमें चुगताई की बात करेंगे तो 1952, बम्बई से भोपाल तक, यहाँ से वहां तक 1976, और सितंबर का चांद 2002। ठीक है, तरतीब के साथ अगर आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन के हवाले से बच्चे बताया, क्योंकि अगर ये चारों ही मैंने बताए हैं तो लास्ट में सितंबर का चांद, कुर्रतुल ऐन हैदर आएगा। ठीक है,
पहले आएगा सज्जाद ज़हीर, उसके बाद कृष्ण चंद्र, उसके बाद इस्मत चुगताई और उसके बाद कुर्रतुल ऐन हैदर। क्लियर हुआ? ठीक है। तो शाहिद अहमद दहलवी का ये रिपोर्टाज है जो कि रिसाला नया दौर कराची से शाया हुआ था। कब? 1949 में। शाहिद अहमद दहलवी का ये रिपोर्टाज है जो कि रिसाला नया दौर में कराची से शाया हुआ था 1949 में। क्लियर हुआ? आप लिख रहे हैं ना, इन पॉइंट्स को याद रख रहे हैं ना? ये सुनना ही नहीं है, इसको पढ़ना भी है, फिर से रिपीट करना है इन चीजों को। आपके जहन में सारी चीजें जब तक बैठ जाएंगी तब तक इसको पढ़ते ही जाना है। ठीक है बच्चे, मैंने इसको दो दो जगह पढ़ा है तो मैं खुद इसमें कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, एक जगह मैंने पढ़ा था जो नया दौर है वो कराची से निकला था, और एक जगह मैंने इसको पढ़ा था बेंगलुरु से। ठीक है, तो अब इसको मैं देखूंगी क्योंकि एक बार शायद ये बेंगलुरु से ही निकला था और एक बार कराची से, लेकिन पूरा मुझे ये क्लियर नहीं हुआ, तो इसको मैं देखूंगी। आप लोग भी इसको देखेंगे, ठीक है? आप लोग इसको देखेंगे तो कल आप मुझे बताएंगे, तो मैं भी इसको देखूंगी। फिर आप मुझे बताएंगे इसके मुदीर कौन थे और ये कहाँ से निकलता था। दोनों चीजें आप मुझे बताएंगे, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बहुत ही हमें। क्लियर हुआ? तो बताइए मुझे, खजान के फूल ये किसका रिपोर्टाज है? खजा खजान के फूल। आदिल रशीद, वेरी गुड। लेकिन जो एनडीए है ना वो इन चारों को ज्यादा पूछता है। सज्जाद जहीर की, कृष्ण चंद्र के, ठीक है, कुर्रतुल ऐन हैदर, इसमें चुगताई, ठीक है। तो अगर क्या होता है इस बार, अगर फिर से उन्होंने जो है चार ऑप्शन तो वो जरूर देंगे ही देंगे, तो इनमें से एक दो जरूर होंगे। जब आपको ये एक दो याद होंगे तो डेफिनेटली, अगर वो दो आपको याद ना भी होंगे तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो तरतीब के साथ भी पूछा जा सकता है, आप याद रख लेंगे, ठीक है। आदिल रशीद का ये रिपोर्टाज है खजान के फूल इसके नाम से, जो कि इन्होंने रिपोर्टाज तहरीर किया था। और फिर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन के जलसे पर इन्होंने इस रिपोर्टाज को तहरीर किया था 1949 में। आदिल रशीद, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। क्योंकि वो यूनिट है जहाँ से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने पहले इसी को उठाया ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 9 के हवाले से बहुत क्वेश्चंस देकर आएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब आपको अच्छा लग रहा है ना कि सारे क्वेश्चंस का आंसर देके, ठीक है, यही से आपके क्वेश्चन बनेंगे। डरना नहीं है लेकिन मेहनत करनी है। तो कल जब मैंने आपकी हालत देखी थी, क्वेश्चन पूछे थे तो आपसे वो आंसर नहीं निकले थे, मैं बहुत डर गई थी। तो आराम से हम उन यूनिट्स को भी हम करेंगे जो हमने पढ़े भी नहीं है, वहां से भी आपके क्वेश्चन आराम से डेफिनेटली हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो दो हो तीन हो, बहुत ही बेसिक पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैं अक्सर आपको बताती हूँ, 70 जो है यानी कि 70 to 80 क्वेश्चन बहुत ही है ना, वो सब बच्चों को आते हैं। 20-25 क्वेश्चन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं, बस उन्हीं से जो है आपका मेरिट फिर बच जाता है। आपका जो है ना उसी में देखना होता है फिर। इंशाल्लाह फिलहाल 10 दिन जो है हम यही करेंगे, 10 यूनिट्स को। उसके बाद पीवाईक्यू जो बाकी होंगे वो पेपर को हम कलेक्ट कर लेंगे, उनको हम भी जो है हर एक यूनिट की कर लेंगे ऐसे ही, और उसके बाद आपका इंशाल्लाह एग्जाम होगा। तो कल हम यूनिट नंबर 9 के हवाले से कर लेंगे, ठीक है। और बीच बीच में यहाँ से भी अगर कोई क्वेश्चन याद आ जाता है तो भी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये इसके हवाले से क्वेश्चन किए हैं तो कुछ क्वेश्चन छूटे भी हैं, वो मैं कल भी पूछ सकती हूँ, ठीक है। और मेन जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिट नंबर 9, क्योंकि आपको पता है वहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपको बताना होता है, तरतीब के साथ लगाना होता है, या उसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो है किस जो है इदारे का, किस कॉलेज का, ठीक है, का कयाम कब अमल में आया था, ठीक है, किसकी निगरानी में, ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। तो इसी के साथ आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे।
जो शायद पेपर में बना था, मैंने उसको देखा था, आप मुझे उसका आंसर करेंगे, ठीक है। उसके हवाले से कल ही हमने बात की थी, इसीलिए मुझे वो याद है, क्योंकि एग्जाम में मैंने बताया था ना, पेपर में जून वाले में पूछा गया था तरतीब के साथ 40 विलियम कॉलेज को, साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ को, ठीक है। गाजीपुर वाला 62 है, अलीगढ़ वाला 64 है, उसके 2 साल बाद। उसके बाद ओरिएंटल कॉलेज, अंजुमन पंजाब, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और इसी के हवाले से और एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ जो कि पेपर में पूछा गया था। वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी, वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का कयाम कब अमल में आया था? एक तो मुझे आप ये बताएंगे, और आप बताएंगे किसकी निगरानी में इसको कायम किया गया था। बहुत ही अहम क्वेश्चन एग्जाम में, पेपर में क्वेश्चन बना है। 1925 है बच्चे, दिल्ली कॉलेज 1925। अदनान 28 नहीं है, 25 है। 1925, ठीक है। तो बताइए मुझे, वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किसकी निगरानी में कायम किया गया था और कब किया गया था? क्योंकि ये क्वेश्चन बना है पेपर में, आपको बस बताना था वहां पर किसकी निगरानी में कायम हुआ था। मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कब कायम किया गया था ये भी बताइए आप मुझे। वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किसकी निगरानी में कायम किया गया था और कब किया गया था? चलिए, बहुत ही अहम क्वेश्चन पूछा गया है। एटीन 43, वेरी गुड, वेरी गुड। बतरूस के निगरानी में, वेरी गुड, शाबाश, आप याद रखेंगे। देखिए, तो इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको हम कल आराम से डिस्कस कर लेंगे। तो वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी को कायम किया गया था, इसको अमल में लाया गया था 1843 में, ठीक है। तो किसकी निगरानी में? बतरूस की निगरानी में। तो इसके पहले सेक्रेटरी रहे हैं बतरूस, जो है इसके पहले, मिस्टर एफ बतरूस इसके पहले सेक्रेटरी रहे हैं, और उसके बाद में इसके सेक्रेटरी स्प्रिंगर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया था वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किसकी निगरानी में कायम किया गया था, लेकिन ऑप्शन में बतरू नहीं थे, ऑप्शन में बतरूस नहीं थे, ऑप्शन में स्प्रिंगर था, जबकि इसका आंसर स्प्रिंगर ही था। लेकिन अगर ऑप्शन के जो है स्प्रिंगर के बजाय यहाँ पर बतरूस होता तो वही आंसर होता, लेकिन वो नहीं थे, स्प्रिंगर थे यहाँ पे। पहले सेक्रेटरी इसके बतरूस थे, और उसके बाद दूसरे इसके स्प्रिंगर थे। तो दोनों इसके सही जवाब है। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में था स्प्रिंगर था, आजाद था, वहीदुद्दीन सलीम था, सर सैयद अहमद खान था, लेकिन इसका राइट आंसर स्प्रिंगर ही था। स्प्रिंगर के बजाय अगर बतरूस होता तो वही है फिर इसका आंसर, ठीक है। के लिए आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, स्प्रिंगर और बतरूस ये दोनों इसके सेक्रेटरी रहे हैं, इन्हीं की निगरानी में इसको कायम किया गया था 1843 में। क्लियर हुआ? आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 9 के हवाले से तो जुमरू वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तरतीब के साथ लगाने वाला क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन भी जून वाले पेपर में ही बताया गया था। तो देख सकते हैं कितने बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन पे आप अच्छी आपकी पकड़ होगी, अच्छे से आप इनको कर पाएंगे, आराम से 70-80 क्वेश्चंस को आराम से आप इंशाल्लाह कर पाएंगे। तो बाकी जो है, जो मुश्किल आपको लगते हैं फिर वो क्वेश्चन, वो आपको थोड़े से ठीक भी हो जाते हैं, और कुछ उनमें से गलत भी हो जाते हैं, लेकिन इन पे अच्छे से गौर करना है, इनको अच्छे से देख लेना है। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? अच्छा लगा क्वेश्चन को सॉल्व करके? इंशाल्लाह हम हर एक यूनिट को इसी तरह लेंगे, चाहे वो सफरनामे हो, चाहे वो जो है बाकी सारी सिनफे हो, नज़में हो, गजलें हो, ठीक है, या यूनिट नंबर 7 हो तनकीद के हवाले से, तहकीक के हवाले से, यूनिट नंबर 9 हो, यूनिट नंबर फर्स्ट हो, यूनिट नंबर 2 हो कसीदों के हवाले से, मरसियों के हवाले से, ठीक है, मसनवियों के हवाले से, ड्रामों के हवाले से, हर एक चीज को हम आराम से कर लेंगे इंशाल्लाह। बस आपको पढ़ना है, आप दिन में पढ़ेंगे,
शाम को हम क्लास में इनको कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और तरतीब के साथ आप नहीं भूलेंगे, याद करना, उसको अच्छे से याद कर लेना है। तरतीब के साथ क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी फिर। जैसे कल हम यूनिट नंबर 9 के हवाले से क्वेश्चन करेंगे तो आपको तरतीब के साथ आपको बताऊंगी, मुझे बताइए। ठीक है, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़, तरतीब के साथ लगाई, आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, आगे भी बनेंगे। या 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया थे जून वाले पेपर के जो आए थे, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किसकी निगरानी में जो है कायम हुआ था, या तरतीब के साथ क्वेश्चन को पूछा गया था। और इसके हवाले से भी और एक क्वेश्चन पूछा गया था जून वाले पेपर में। बताया गया था दारुल तर्जमा उस्मानिया हैदराबाद का कयाम कब अमल में आया था। जरा मुझे इसका आंसर दीजिए, बहुत बार इसको मैं रिपीट कर चुकी हूँ। फिर से गलती अदनान, अदनान ने फिर से गलती की। दारुल तर्जमा उस्मानिया हैदराबाद, ये जामिया उस्मानिया नहीं है, जामिया उस्मानिया है 1918। ठीक है, इसका आएगा 1917 अदनान, बहुत सारे बच्चों ने तब भी इसको गलत करा था। दारुल तर्जमा उस्मानिया हैदराबाद 1917, जामिया उस्मानिया आएगा 1918। ठीक है, 17 है। 3 क्वेश्चन देख देख सकते हैं आप, कितने इजी कितने आए थे। आंख बंद के करके आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस ध्यान से करना है पेपर को, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए फिर, क्लास तो टाइमिंग तो बहुत हुई है ना, टाइम तो बहुत ऊपर ही चला गया है। तो इंशाल्लाह अब कल सभी यूनिट नंबर 9 के हवाले से पढ़ के आएंगे, बहुत ही और अच्छे से क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन अगर छूटे हैं तो वो भी हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसी तरह हम सारे यूनिट इसी तरह कर लेंगे। लास्ट में जो टाइम हमारे लिए बचता, हमारे पास बचता है, उसमें हम रिसालों के हवाले से करेंगे। तरतीब के साथ जो शुअरा है, ठीक है, शायर है, उनको हम कर लेंगे एक एक करके, जो है हर एक टॉपिक पर हम गुफ्तगू करेंगे और क्वेश्चंस को हल करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए फिर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ बताना है तो बताइए, क्लास को रखते हैं फिर। चलिए बच्चे, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं फिर। कल आप सभी लोग यूनिट नंबर 9 को पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो हो सके तो पीवाई क्यूज भी आप जो है सॉल्व करेंगे खुद से। एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे तो शाम को क्लास जब होगी तो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का जो हमारा क्लास था। इसी तरह वेरी गुड, सब लोग जवाब दिया करेंगे जैसे आज सभी बच्चों ने जवाब दिया है। हाँ, चलिए बच्चे, आज कल क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।